Hey class 9th, welcome back to my YouTube channel. My name is Astha and I teach you class 9th mathematics. So I'm really sorry first of all कि मैंने अब बहुत डिले कर दिया है वीडियो लाने में, बिकॉज गाइस मेरे घर में कुछ इमरजेंसी हो गई थी, इस वजह से मैं कर नहीं पाई थी. नाउ आई विल कंटिन्यू विद द क्वेश्चन नंबर 11 ऑफ द फाइनल चैप्टर एक्सरसाइज. ओके, क्वेश्चन नंबर 1 to 10 कवर हो चुके हैं, आप वो देख लो. और उन चीज़ों का जो मैंने आपको वहाँ पे पढ़ाया है ना क्वेश्चन नंबर 1 to 10 में, आज उसका यूज़ यहाँ पे भी होगा. ठीक है, तो आप इस बात का ध्यान रखना. ओके, लेट्स स्टार्ट. So let's start with the question number 11. तो क्वेश्चन नंबर 11 कहता है let P, Q be points of trisection of AB. देखो, आप बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, किसी भी लाइन को बाइसेक्ट करने का मतलब, ये बी है, ठीक है, सॉरी, बाइसेक्ट करने का मतलब होता है डिवाइड इन टू पार्ट्स. ठीक है, अगर आप डिवाइडिंग 3 पार्ट्स करते हो, अगर आप किसी भी लाइन को या किसी भी चीज़ को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हो, उसका मतलब होता है ट्राइसेक्ट करना. 2 पार्ट्स से डिवाइड करने का मतलब ये नहीं कि ये मैंने ऐसे डिवाइड कर दिया ये और ये मैंने बाइसेक्ट कर दिए. बाइसेक्ट और ट्राइसेक्ट मतलब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना. ठीक है, इतनी चीज़ समझ आई. तो वो यही कह रहा है कि कोई ए बी लाइन है. मैंने आपको पहले भी कहा है कि अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो ज्योमेट्री का, वेदर इट्स कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और एनी टाइप ऑफ सर्कल्स चैप्टर, ट्राइंगल्स चैप्टर, कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो, हमेशा डायग्राम के साथ करा करो या ग्राफ के साथ करा करो, ईजी होता है. ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि एक इधर क्वेश्चन 11 में बोला है कि ए बी लाइन है और क्या दे रखा है, लेट पी क्यू बी द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन, यानी यहाँ पे 2 कोई पॉइंट होंगे पी और क्यू, जो कि ए बी लाइन को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं. 1 2 3. ठीक है, ये 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहे हैं. एंड Q क्लोजर टू B और P क्लोजर टू A, यानी P, या आप अगर ऐसे भी तो लिख सकते थे Q और P, तो बस ये वेरीफाई करने के लिए कि P जो है वो A की साइड है, Q जो है B की साइड है. ठीक है, ये वेरीफाई करने के लिए लिखा है. यूजिंग द नॉलेज ऑफ हाउ टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट, हाउ वुड यू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P एंड Q फॉर द केस सच दैट पॉइंट A आर 4,7. ओहो, ए क्या है 4,7 और बी क्या है 16,-2. देखो, अब आपको क्या दिया है, आपको दिया है कि अगर ए पॉइंट ये कोऑर्डिनेट है, बी पॉइंट ये कोऑर्डिनेट है, तो आपको पी और क्यू का कोऑर्डिनेट्स निकालना है और आपको मिड पॉइंट वाली नॉलेज यूज़ करनी है. ठीक है, तो मैंने आपको जो पहले पढ़ाया था उसमें मैंने आपको ये पढ़ाया था कि जो मिड पॉइंट होता है आप उसको 2 तरीके से निकाल सकते हो. पहला मैंने आपको बताया था जो डिस्टेंस फार्मूला वाला मेथड. ठीक है, फिर अगर आपने पिछली वीडियो देखी होगी या उससे डिस्टेंस फार्मूला वाले कंसेप्ट वाली वीडियो देखी होगी, दैट इज़ आई गेस पार्ट नंबर 4 या 5 में से देखा होगा, तो आपको पता होगा कि डिस्टेंस फार्मूला कैसे लगता है. ठीक है, आपने एक तो डिस्टेंस फार्मूला सीखा होगा, लेकिन मैंने आपको इसमें बताया था कि डिस्टेंस फार्मूला से बहुत लेंथी क्वेश्चन हो जाता है. तो दूसरा तरीका मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी. ठीक है, जिसको वो ट्रिक पता है ठीक है, और जिसको नहीं पता है उसको बस मैं शॉर्ट में बता रही हूँ, पूरा एक्सप्लेन नहीं कर रही. अगर आपको पूरा समझना है तो आप पिछली वीडियो जाके देख लो जिसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 1 to 10 करवाया है, उसके अंदर आपको समझ आ जाएगा. ठीक है, तो अब देखो इसके मैंने आपको क्या मेथड बताया था. मैंने बताया था अगर सपोज कोई भी 2 पॉइंट्स है ए और बी, और उसके बीच में कोई भी पॉइंट है, मान लो आर है, ठीक है, अब या एम मान लो. ठीक है, तो अभी ये है, ये एम जो है ये मिड पॉइंट है ऑफ ए एंड बी. तो आप इसके कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे, तो मान लो इसके कोऑर्डिनेट्स हैं ए कॉमा बी, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं पी कॉमा क्यू. ठीक है, बी के और ए के. अब मुझे एम के कोऑर्डिनेट्स निकालना है, तो मैंने आपको क्या कहा था, मिड पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट यानी जो भी 2 पॉइंट्स का मिड पॉइंट होगा, इस मिड पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट दोनों पॉइंट्स के एक्स कोऑर्डिनेट को ऐड कर दो और डिवाइड बाय 2 कर दो. ऐसे ही वाई कोऑर्डिनेट के दोनों पॉइंट्स के वाई कोऑर्डिनेट को ऐड कर दो और इसे 2 से डिवाइड कर दो. ठीक है, ये कंसेप्ट हम ये यूज़ करेंगे. उससे अलग मैं आपको एक बात बता रही हूँ, वैसे आपको नीड नहीं है जानने की ये, वैसे आप ये कंसेप्ट पढ़ोगे क्लास 11th में, और इस फॉर्मूले का नाम होता है, जस्ट इन केस किसी को अगर आगे का पढ़ना हो, इस फॉर्मूले का नाम होता है सेक्शन फॉर्मूला. ठीक है, ये आप बड़ी क्लासेस के यानी 11th या आई गेस मे भी 10th में भी पढ़ सकते हो, उस क्लास में आप ये फॉर्मूला पढ़ते हो बाय द नेम सेक्शन फॉर्मूला. ठीक है, अब हम यही कंसेप्ट यूज़ करेंगे. ये कंसेप्ट कैसे यूज़ करेंगे, अब देखो, मान लो कि ये आप कोई भी पॉइंट मान लो, अभी आपको पी और क्यू नहीं पता ना, तो मान लो कोई भी पॉइंट है, ये एक्स कॉमा वाई मान लो, ये ए कॉमा बी मान लो. तो देखो ट्राइसेक्शन का मतलब इतना है कि ये और ये डिस्टेंस इक्वल है, ये और ये डिस्टेंस इक्वल है, ये और ये भी इक्वल है. तो आपको इतना पता है कि अगर ये और ये डिस्टेंस इक्वल है तो जो पी पॉइंट है वो ए और क्यू पॉइंट का मिड पॉइंट होगा. तो ये फॉर्मूला लगा देते हैं.
तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 प्लस a बाई 2, और ऐसी y की वैल्यू हो जाएगी 7 प्लस b बाई 2। ठीक है, ये आपका एक इक्वेशन आ गई। अब आपको इतना पता है ऐसे ही Q पॉइंट जो होगा वो B और P के बीच का मिड पॉइंट होगा, इसलिए इस पे लगा दो। तो क्या लगा A इक्वल्स टू x प्लस 16 बाई 2 और B हो जाएगा y प्लस -2, तो -2 बाई 2। ठीक है, अब आप इन इक्वेशंस को सॉल्व करोगे। इन इक्वेशंस को सॉल्व तो करना आता ही होगा। देखो मैं पहले इसे सॉल्व कर रही हूँ, तो 2x इज इक्वल टू 4 प्लस a, और इसको करोगे तो 2y, वेट 2y इक्वल्स टू 7 प्लस b। ठीक है, ये एक दो इक्वेशंस देख लो आप एक बार, ये इन दोनों से आई हैं। ऐसी इन दोनों से कौन सी इक्वेशन आएगी 2a इक्वल्स टू x प्लस 16, और इधर से 2b इक्वल्स टू y माइनस 2। एक बार आप लोग चेक कर लो, ऊपर की दो इस साइड है और नीचे की दो इस साइड है, चेक कर लो एक बार। ठीक है, समझ आ गया। अब मैं बीच वाला इरेज कर रही हूँ क्योंकि अब इनको सॉल्व करते हैं। अब देखो जो पहली दो इक्वेशन है कि 2a इक्वल्स टू x प्लस 16 और 2x इक्वल्स टू 4 प्लस a, तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल के आप इस वाली इक्वेशन में पुट कर दो, तो x की वैल्यू क्या आएगी 2a माइनस 16, है ना, ये 16 उधर ले जाओ, इक्वल्स टू 4 प्लस a, तो ये हो जाएगा 4a माइनस 32 इक्वल्स टू 4 प्लस a। अगर देखो आप लोगों को कैलकुलेशन करना आता है अच्छे से, मतलब कोई अगर आप मतलब क्वेश्चन पहले कर चुके हो और आपको किसी कैलकुलेशन में एरर आ रहा है तो यहाँ देख लो, पर कैलकुलेशन देखो खुद से करा करो। मैथ्स में जितनी कैलकुलेशंस आप खुद से करोगे उतनी अच्छी मैथ्स होगी। ठीक है, अब देखो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ गई 36 डिवाइड बाई 3 दैट इज 12। ठीक है, ये समझ आ गया। तो a की वैल्यू ऐसे 12 आ गई, तो यहाँ पे लिख लेते हैं a की वैल्यू 12 आ गई। अब सपोज a की वैल्यू 12 आ गई, तो अब आप कोई सा भी इक्वेशन ले लो, जैसे एक मिनट रुको बताती हूँ। यहाँ पे a की वैल्यू 12 आ गई, तो अब आपको या तो यहाँ से या यहाँ से कहीं पे भी a की वैल्यू पुट करके x की वैल्यू निकाल लो। तो मैं ये वाली यूज़ कर रही हूँ, 2x प्लस 4 प्लस a आया है हमारा 12, 2x इज इक्वल टू 16 एंड x इज इक्वल टू 8। ठीक है, x आ गया हमारा 8। समझ गए ये बात। तो a12 x8, ऐसे ही सेम काम हमें करना है b और y के लिए। अब हमें इस इक्वेशन की रिक्वायर्ड नहीं है तो हम इसे हटा रहे हैं। बाकी दो इक्वेशन के सॉल्व करोगे, ये है 2b इक्वल्स टू y माइनस 2 और 2y इक्वल्स टू 7 प्लस b। ठीक है, तो y की वैल्यू यहाँ से क्या होगी 2b प्लस 2, ये y की वैल्यू आ गई, ये इस इक्वेशन में पुट कर दो, तो क्या आएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 2b प्लस 2 इक्वल्स टू 7 प्लस b, ये हो जाएगा 4b प्लस 4 इक्वल्स टू 7 प्लस b, b इधर आ जाएगा 3b इक्वल्स टू 3, तो b इक्वल्स टू 1 आ गया। ठीक है, अब b को इस इक्वेशन में पुट कर लो, तो b की वैल्यू पुट करके y आ जाएगा 4। ठीक है, मतलब जैसे मैंने इस पहले पार्ट में करवाया सेम उस पार्ट में करना है। बस हम ये कैलकुलेशन मैंने आपको करके दिखा दे कि जस्ट इन केस आपको लगे कि आंसर नहीं आ रहा, वरना आप खुद से सॉल्व करो। तो b की वैल्यू आ गई 1 और y की वैल्यू आ गई 4। अब देखो जिस बच्चे को वो ट्रिक पता है वो तो इतनी जल्दी कर लेगा क्वेश्चन, देखो, और जिस वो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के कर रहा होगा ना, वो तो भैया एग्जाम में ये समझ लो, प्लीज़ ये रूट मत मानना, पर वो समझ लो उसका क्वेश्चन छूट रहा है, नंबर आपके नहीं आएंगे अगर आप डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ कर रहे हो। ये यूज़ करोगे तो पक्का बहुत जल्दी हो जाएगा। ठीक है, अब बस आप अपने टीचर से पूछना कि ये मेथड वो आपको एग्जाम में लगाने देंगी या नहीं लगाने देंगी। ठीक है, तो x और y की वैल्यू आ गई 8,4 और q की वैल्यू a, b क्या है 12,1। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। अगर आपको वेरीफाई करना तो आप कर भी सकते हो कि अगर मिड पॉइंट है तो ये फॉर्मूला तो सेटिस्फाई करेगा। तो देख लो 4 प्लस 12 बाई 2 कर दो, 16 बाई 2 8 और 7 प्लस 1 बाई 2 8 बाई 2 4। ठीक है, ये आंसर आ गया। तो बस ऐसे आप इसको वेरीफाई कर लो, आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 11 था। एक बार चेक कर लो, जिसको नहीं आया पूरा सॉल्यूशन में साइड हट जाते हैं, आप लोग देख लो पूरा सॉल्यूशन। आई होप इट्स डन नाउ, तो मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इन केस, अच्छा ये 11 तो हो गया, नाउ 12th क्वेश्चन करते हैं। वेट, मैं इसे इरेज कर रही हूँ। ठीक है, तो आपको पता है ये चैप्टर एक्सरसाइज कर रहे हैं। नाउ 12th क्वेश्चन। 12th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट सेज की
गिवन द पॉइंट्स ए बी सी शो दैट दे लाई ऑन अ सर्कल के हु सेंटर इज द ओरिजिन, व्हाट इज़ द रेडियस ऑफ द सर्कल के। अच्छा, आपको दे रखा है कि ये मान लो कि ओरिजिन है ये पॉइंट, ठीक है, और कोई भी 3 पॉइंट दे रखे हैं आपको, ए 1, -8, तो 1, -8 कहाँ लाई करेगा, 1, चाहे यहाँ लाई करेगा कहीं, है ना। बस थोड़ा आइडिया से कर रही हूँ, पूरे एग्जैक्ट करने की जरूरत नहीं है। 1, -8 यहाँ कहीं होगा। बी इज़ -4, 7, तो बी कहीं यहाँ होगा। और नेक्स्ट है सी इज़ -7, -4 यहाँ कहीं होगा। अब आपको पता नहीं है कि ये सर्कल पे लाई करते हैं नहीं करते, आपको ये दे रखा है कि मान लो कोई भी 3 पॉइंट है, ठीक है, मतलब उनका मान लो कोई एक सर्कल है जिसके कोई भी 3 पॉइंट है ए बी सी और उसका सेंटर ओरिजिन है, ठीक है। अब आपको ये दे रखा है, आपको पता नहीं है कि क्या ये कंफर्म है कि ए बी सी सर्कल पे लाई करते हैं, वो भी सेम सर्कल पे लाई करते हैं, तो ये चीज़ हमें प्रूफ करने को बोल रहा है। अब आप इस चीज़ को प्रूफ कैसे करोगे। अब देखो, जाहिर सी बात है, अगर ये तीनों पॉइंट्स सर्कल पे लाई करते होंगे, अगर कोई भी 3 पॉइंट हैं, ये ओरिजिन, कोई भी 3 पॉइंट उठा लो, अगर इस एक ही सर्कल पे लाई करते हैं तो उसके सेंटर से तीनों का डिस्टेंस इक्वल होगा, रेडियस की इक्वल होगा। अगर ये तीनों डिस्टेंस सेम आ जाए तो इतना तो हमें पता चल जाएगा ना कि अच्छा, यानी सेम सर्कल पे लाई करते हैं और ये डिस्टेंस की वैल्यू रेडियस की वैल्यू होगी, ठीक है। इतना समझ आ गया। तो हम बस यही कंसेप्ट यूज़ करने वाले हैं इधर कि अब हम पहले निकालेंगे बी ओ पॉइंट का डिस्टेंस। अब जिसको ट्रिक पता है डायरेक्ट ट्रिक लगाओ, जिसको नहीं पता डिस्टेंस निकालने की, आई एम रियली सॉरी, आपको पिछली वीडियो देखनी पड़ेगी। तो यहाँ पे क्या होगा, -4 का स्क्वायर 16 + 7 का स्क्वायर 49 विच इज़ इक्वल टू व्हाट, 65, राइट, √65 ना, हाँ ठीक है, √65। ऐसे ये डिस्टेंस निकालो, कितना हो गया, 1 का स्क्वायर 1 + -8 का स्क्वायर 64 विच इज़ इक्वल टू √65। ऐसे ये डिस्टेंस निकालो विच इज़ इक्वल टू -7 का स्क्वायर + -4 का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 65। तो ये तीनों डिस्टेंस इक्वल आए हैं। इसका मतलब ये है कि ये तीनों ही एक सेम सर्कल पे लाई करते होंगे जिसका रेडियस इक्वल्स टू, रेडियस भी तो यही डिस्टेंस होगा ना, किस सर्कल के किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस उसके सेंटर से रेडियस, तो रेडियस की वैल्यू क्या होगी, √65, ठीक है। समझ आ गई ये बात, बस यही था इस क्वेश्चन में, और कुछ है। व्हाट इज़ द रेडियस ऑफ, ठीक है, आपने सब बता दिया, गिवन दैट पॉइंट। हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका है इसका, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अगर बहुत ज़्यादा फास्ट लग रहा है तो आप स्पीड रिड्यूस कर सकते हो सेटिंग्स में जाके, और अगर आपको धीरे लग रहा है तो आप स्पीड फास्ट कर सकते हो, ठीक है। Now move on to the second question, which is given the points D, E, check whether D, E lie within the circle, on the circle or outside the circle के। अच्छा, उन्होंने कहा कि वो जो पहले पार्ट में सर्कल था वही एक सर्कल है जिसका सेंटर ओरिजिन ही है 0,0। अब कहा है कि चेक करो क्या D और E सर्कल के अंदर, आपको कोई भी 2 पॉइंट दे दिए, D which is -5,6 and E part is 0,9। अब आपको बोला है कि चेक करो कि जैसा आपने वो सर्कल पे चेक करा था अभी कि ABC सर्कल पे लाई करते नहीं करते, बाहर है अंदर है, अब ये चेक करना है, ठीक है। अब ये चेक करने के लिए हम कैसे कर सकते हैं। अब देखो, ये बात ऑब्वियस सी बात है कि अगर सर्कल के अंदर का कोई भी पॉइंट होगा तो उसका डिस्टेंस सेंटर से रेडियस से तो कम ही होगा। अगर ये पॉइंट, कोई भी पॉइंट अगर सर्कल पे लाई करता तो उसका सेंटर से डिस्टेंस रेडियस की इक्वल होता। अगर वो सर्कल के अंदर लाई करता तो उसका डिस्टेंस सेंटर से रेडियस से कम होता, ये साइन अगर समझ नहीं आया छोड़ो, ये डिस्टेंस रेडियस से कम ही होता। अगर कोई पॉइंट सर्कल के बाहर लाई करता, मानो इधर, तो ऑब्वियस सी बात है ना कि इसका डिस्टेंस सेंटर से रेडियस से तो बड़ा ही जाएगा। ये देख लो, है ना, ये रेडियस छोटा, रेडियस से बड़ा। तो अगर मुझे कोई भी पॉइंट दिया है, ये बात समझ लो, अगर मुझे कोई भी पॉइंट दिया है और मुझे पता करना है कि वो सर्कल के बाहर लाई करता है, अंदर लाई करता है, ऑन द सर्कल लाई करता है, ये चीज़ समझने के लिए बस हमें डिस्टेंस निकालना है उस पॉइंट का उस सर्कल के सेंटर से। अगर डिस्टेंस रेडियस के बराबर आए तो वो ऑन द सर्कल है, कम आए तो इनसाइड द सर्कल है, और ज़्यादा आए तो आउटसाइड द सर्कल है। ये चीज़ तो कॉमन सी बात सबको समझ आ रही होगी, बस हमें यही चीज़ करनी है, ठीक है। तो आपको क्या दिया, ये सर्कल है 0,0।
अब आप पहले इसका डी पॉइंट से डिस्टेंस निकालो। हमें पता है, पहले पार्ट से हमें पता है कि रेडियस की वैल्यू आई थी √65, है ना। अब इसकी वैल्यू निकालो, इसका डिस्टेंस निकालो ओरिजिन से डी और ओ के बीच में। तो ओ डी का डिस्टेंस होगा 5 का स्क्वायर 25 + 6 का स्क्वायर 36 विच इज़ इक्वल टू 61। ठीक है, अभी रुक जाओ। और ऐसी ओ ई का डिस्टेंस निकाल लो विच इज़ इक्वल्स टू 0 का स्क्वायर 0 और ये 81, √81 दैट इज़ 9। अब देखो कि अब आप ये कंपेयर करो कि √65 बड़ा होगा √61, कैसे पता चलेगा। तो ये बात तो ऑब्वियस ही बात है कि जितने बड़े का रूट लोगे उतना बड़ा आंसर आएगा। देखो जैसे √4 लेते तो आंसर 2 आता है, √16 लोगे तो आंसर 4 आता है। तो 2 तो 4 से छोटा है ना, 4 2 से बड़ा है, ये जाहिर सी बात है। तो जितना बड़े नंबर का रूट लोगे उतना बड़ा आंसर आएगा। ठीक है, तो ऐसे ही √65 और √61 में से √65 बड़ा है, यानी ये डिस्टेंस जो है ये रेडियस से छोटा है। रेडियस से छोटा यानी ये पॉइंट कहीं सर्कल के अंदर लाई करता होगा। ठीक है, अब आप 9 को कंपेयर करो। अब आप कहो दीदी हमें √65 की वैल्यू पता ही नहीं, हम 9 की वैल्यू कैसे कंपेयर कर लें। तो कोई नहीं, √9 को √81 ही तो लिखते हैं। तो √81 और √65 में कौन बड़ा है? √81। तो यानी ये डिस्टेंस रेडियस से बड़ा है, इसका मतलब ई पॉइंट कहीं सर्कल से बाहर लाई करता होगा। ठीक है, समझ आ गया क्वेश्चन? आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। नहीं आया पीछे जाके दोबारा देखो, दोबारा समझ आएगा। सुनते रहो, जब तक समझ ना आए तब तक सुनो और खुद दिमाग लगा के करो। ठीक है, so now let's move on to the next question, which is question number 13. Now question number 13 says the midpoint of the sides of a triangle ABC are the points D, E, F. Given that coordinates D, E, and F are this, the coordinates of ABC. अच्छा अच्छे, बहुत बेसिक क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन। 10th 11th 12th में आप और कंसेप्ट होंगे दूसरे चैप्टर्स में, उसमें इतना कॉमनली यूज़ होता है ना ये चीज़। बहुत ईजी क्वेश्चन है, बस वही कंसेप्ट है जो यूज़ कर रहे हो तब से। ये दे रखा है कि मान लो एक ट्राइंगल है ABC और उनके मिड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हैं DEF, मतलब पॉइंट्स DEF हैं। अब हमें दे रखा है कि अगर DE एंड F के कोऑर्डिनेट्स आपको पता है विच इज़ 5,1 सॉरी D, अच्छा ठीक है, E कहाँ है, वेट 6,5 एंड 0,3 आपको क्या है। अब बताओ ABC की कोऑर्डिनेट, तो हर जगह का देखो मिड पॉइंट ये बात लिख के रख लो। जहाँ पे भी मिड पॉइंट का वो होगा ना क्वेश्चन होगा, उसके अंदर जो मैंने आपको सेक्शन फॉर्मूला बताया ना, जो फॉर्मूला बताया, जो ट्रिक बताई है वो ही यूज़ होगी। डिस्टेंस फॉर्मूला तो लगाने बैठना मत, बस अपनी टीचर से पूछ लो कि मैम हम क्या ये CBSE की पेपर में लिख सकते हैं या नहीं। अगर वो मना करें तो वो जो मेथड बताएं वो यूज़ करना। पर कॉम्पिटिशन हो, ऑब्जेक्टिव पेपर हो, कोचिंग का क्वेश्चन हो, कैसा भी क्वेश्चन हो, प्लीज़ ये फॉर्मूला यूज़ करना, इतनी जल्दी आंसर आता है, मतलब हर क्वेश्चन इससे हो जाता है मिड पॉइंट का। ठीक है, तब देखो आपको दे रखा है कि D और E और F मिड पॉइंट है, यानी ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस। अरे यार इतनी लाइन लग गई, रुको ये इसे पॉइंट बना रही हूँ तो समझ आ जाएगा ना। ये F पॉइंट, ये E पॉइंट, ये D पॉइंट। तो ये दोनों डिस्टेंस इक्वल है, ये दोनों डिस्टेंस इक्वल है और ये दोनों डिस्टेंस इक्वल है। ठीक है, अब आप मान लो, आपको नहीं पता ना कौन से पॉइंट्स क्या है, मान लो A, B है, ये कॉमा, ये क्या ले हम P, Q है और ये X, Y है। ठीक है, अब जैसे मैंने इक्वेशन बताई थी बिल्कुल वैसे इक्वेशन बनाओ। इस साइड के लिए E पॉइंट जो है वो इन दोनों का मिड पॉइंट है, तो इससे क्या इक्वेशन बनेगी कि A + P डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 6, B + Q डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 5। ये इस साइड की इक्वेशन बन गई। इस साइड के लिए इन दोनों का मिड पॉइंट ये है, तो क्या बना P + X डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 0 और Q + Y डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 3। ठीक है, ये आ गई। ऐसी इस साइड के लिए भी लिखो कि इन दोनों का मिड पॉइंट D है, AB का मिड पॉइंट D है, तो A + X डिवाइड, अभी रुक जाओ मुझे लिखने दो फिर कर लेंगे। A + X डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 5 और B + Y डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 1। अब ये इस साइड की इक्वेशन, ये इस साइड की इक्वेशन और ये इस साइड की इक्वेशन, ये सारी इक्वेशन चेकआउट कर लो हर एक साइड की, फिर मैं आपको आगे करवा रही हूँ। आई होप लिख लिया।
अब बस हमें इक्वेशन सॉल्व करनी है। तो अभी मैं ये ट्राइंगल हटा रही हूँ, अब मुझे इसका कोई काम नहीं है, अब बस मुझे वैल्यूज़ निकालनी है कैलकुलेट करके, ठीक है। अब देखो इन दो इक्वेशन से इक्वेशन बनाओ, मतलब इस पॉइंट से, तो a प्लस पी इक्वल्स टू 6 2 12 आया है, b प्लस क्यू इक्वल्स टू 10 आया है। यहाँ से p प्लस एक्स, यहाँ 2 मल्टीप्लाई होकर 0 ही आएगा, तो p प्लस एक्स इक्वल्स टू 0 और q प्लस वाई इज इक्वल टू 6 आया है, 3 2 6, a प्लस एक्स 10 आया है और b प्लस वाई बाई 2 आया है, b प्लस वाई इक्वल्स टू 2 आया है, ठीक है। बाकी साइड इक्वेशन सारी बता दो। ओह सॉरी, देखो अब इससे ये आ गया कि पहले तो इस इक्वेशन से क्या आया कि p इक्वल्स टू माइनस एक्स है, ठीक है। p इक्वल्स टू माइनस एक्स यानी अब आप सब जगह जहाँ p है वहाँ पे माइनस एक्स पुट कर दो, ठीक है। एक बार पुट करके देखो, जल्दी सॉल्व करो खुद से। आई होप आप लोगों ने पुट करके देखा होगा। अब मैं करवा रही हूँ, अब सुन लो ध्यान से, जहाँ पे p है वहाँ पे माइनस एक्स पुट कर दो, ठीक है। यहाँ से क्या आएगा, a प्लस p की बजाय माइनस एक्स पुट करना है, तो माइनस एक्स इज इक्वल टू 12, b प्लस क्यू, तो क्यू वाली इक्वेशन इधर लिख लो, b प्लस क्यू तो 10 ही था, यहाँ से p इक्वल्स टू माइनस है, q प्लस वाई आ गया, यहाँ पे a प्लस एक्स लिख दो, यहाँ b प्लस वाई लिख दो, ठीक है। अब यहाँ से आप सॉल्व करो, पहले इसकी वैल्यू a और x की वैल्यू निकालो इन दो इक्वेशन से। तो अगर आपको यहाँ से या तो यहाँ से a की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट करो, जैसे आपको निकालना है वैसे निकालो, मैं एलिमिनेशन मेथड से निकाल रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ से आ गया 2, आपको समझ नहीं आएगा मेथड अगर नहीं आता तो बस आप अपने हिसाब से कर लेना। चलो मैं अपने हिसाब से करके दिखाती हूँ। तो यहाँ से a की वैल्यू 11 आ गई और उसकी वैल्यू x की वैल्यू -1 आ गई, ठीक है। अब आपका a 11 और x -1 आ गया, तो p की वैल्यू क्या होगी, माइनस ऑफ -1, क्योंकि x की वैल्यू वो है तो p की वैल्यू 1 आ गई, ठीक है। अब आपने p की वैल्यू 1 आ गई, अब बस इसको कहीं साइड में लिख लेते हैं, a इक्वल्स टू 11, p इक्वल्स टू 1 और x इक्वल्स टू -1, ठीक है, ये आ गया। अब यही सेम काम हमें इन 3 इक्वेशन के साथ करना है। एक सेकेंड, अब यहाँ से क्या सॉल्व करेंगे, अब देखो यहाँ पे लगाओ एलिमिनेशन मेथड, मतलब जिस तरीके से आपको निकालना है। मैं अभी पहले तो इन दो इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, नीचे वाली जो है मैं अपने हिसाब से कर रही हूँ, अपने हिसाब से करना, सब घुमा फिरा के करना है। तो इधर से आएगा q माइनस बी इक्वल्स टू 4, तो यहाँ से आ गया b प्लस क्यू इस वाली इक्वेशन से इक्वल्स टू 10, और इधर से q माइनस बी इज इक्वल टू 4। पुट करके अपने हिसाब से करो, मैं अपने हिसाब से कर रही हूँ, बार बार बोल रही हूँ। 2q इक्वल्स टू 14, q इक्वल्स टू 7, q 7 आ गया, 7 माइनस बी इक्वल्स टू 4, b 3 आ गया, और 7 प्लस वाई इक्वल्स टू 6, तो y 1 आ गया। तो वही आ गया, b की वैल्यू 3 है और q की वैल्यू 7 है और y की वैल्यू कितनी है, -1 है, ठीक है। ये सारे आ गए, ठीक है। तो अब आपको सारे मिड पॉइंट्स पता चल गए कि हमारे मिड पॉइंट्स क्या थे। ये सॉरी मिड पॉइंट कह रही हूँ, ABC की वैल्यू क्या थी, A था हमारा आई गेस, ये A पॉइंट था, ये C पॉइंट था और ये B पॉइंट था। तो A कोऑर्डिनेट हो गया 11,3, B हो गया -1,-1, C हो गया 1,7, ठीक है। समझ में आ गया, बस कैलकुलेशन का खेल था, फॉर्मूला ही लगाना है वो जो मैंने बताया, ठीक है। कौन सा, सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। इजी है, समझ आया, जल्दी हो गया तो दोबारा सुनो, और बार बार सुनने के बाद भी ना समझ आए कमेंट कर देना, मैं कमेंट में आपको दोबारा बता दूंगी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन, 14th क्वेश्चन। अच्छा, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि आप मान लो कोई सिटी है जिसमें कोई 2 मेन रोड्स हैं, जिसमें से पहली रोड जो है वो नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में जा रही है, ये मान लो नॉर्थ से साउथ जा रही है, और दूसरी रोड ईस्ट से वेस्ट जा रही है। अब आपको दिया है कि बाकी सिटी में जितनी भी रोड्स हैं वो इन दोनों के पैरेलल ही जा रही है, मेन 2 रोड्स जो हैं वो ये ही हैं, बाकी इनके पैरेलल जा रही हैं। यानी कोई ऐसे है, नेक्स्ट लाइन ऐसे है सारी ऐसे, यानी ये खड़ी वाली जितनी भी हैं वो इसके नॉर्थ साउथ के पैरेलल हैं, और जितनी भी लेटी हुई हैं वो ईस्ट वेस्ट के पैरेलल हैं। यानी कोई भी रोड ऐसा नहीं है कि बीच में से ऐसे चली जाए, क्योंकि वरना वो इन दो के पैरेलल तो होगी नहीं, दोनों में से किसी एक के पैरेलल तो होने ही चाहिए, ठीक है। अब ये डायग्राम देख के किसको रियलाइज़ हो गया कि यहाँ पे ये एक्स एक्सिस की तरह बिहेव कर रहा है,
एक्स एक्सिस की तरह बिहेव कर रहा है और ये वाई एक्सिस की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है। अब आपको क्या दिया है कि अब आप ये मान लो कि यूजिंग 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 200, यानी ये मान लो ये एक्स एक्सिस की तरह मान लो ये ओरिजिन है, ये फिर 1 हो गया, ये 2 पॉइंट हो गया, ये -1 हो गया, ये -2 हो गया, ये -1 हो गया, ये -2 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। समझ आ रहा है? आई गेस ये हटा देती हूँ अब तो, मतलब समझ तो आ गया ना एक्स और वाई एक्सिस कौन सा है। ठीक है, ये समझ आ गया। अब आपको क्या दिया है, अब आप ये मानो, अच्छा हाँ मैं कही थी कि ये 1 सेंटीमीटर का जो डिस्टेंस है ये 200 मीटर्स की इक्वल है, ठीक है। यानी ये 200, ये डिस्टेंस हो गया 200 + 200 = 400, ये पूरा डिस्टेंस 400 हो गया। इंडिविजुअली सारे 200 मीटर के हैं गैप्स पर, पूरा फिर आप देखते रहना, मतलब 1 सेंटीमीटर 200 मीटर्स की इक्वल है, ठीक है। अब आपको नेक्स्ट क्या दिया है कि आप इस यूजिंग 1 सेंटीमीटर ड्रॉ द मॉडल ऑफ द सिटी इन द नोटबुक। अच्छा बस ये मॉडल तो यही हो रहा है, ये तो फर्स्ट पार्ट का आंसर मान लो। अब आप सेकंड पे आ जाओ, सेकंड मेन है। अब देखो आपको क्या दिया है कि ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस मेन हो गया। अब आपको दिया है 5th स्ट्रीट इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, यानी ये यहाँ पे ओरिजिन है हमारा, इससे आपको नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में 5th स्ट्रीट चाहिए, यानी 1 2 3 4 5, ठीक है। ये 5th स्ट्रीट हो गई। And the street and 5th, अच्छा sorry if the second street if the second street running in the north south direction, हे भगवान मैं कितनी गलती कर रही हूँ। देखो वो कह रहा है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन ये है, इस डायरेक्शन के अगर आप इस डायरेक्शन के पैरेलल भागो, यानी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रनिंग स्ट्रीट्स का मतलब क्या हो गया, ये देखो ये जो खड़ी वाली स्ट्रीट्स हैं ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में तो भाग रही हैं, तो इसमें सेकंड स्ट्रीट यानी 1 2 ये वाली सेकंड स्ट्रीट की बात हो रही है, ठीक है। एंड 5th स्ट्रीट इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, अच्छा पहले सही करा था मैंने, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में जितनी भी स्ट्रीट्स भाग रही हैं उसमें से 5th स्ट्रीट यानी 1 2 3 4 5 यानी ये वाली स्ट्रीट, यानी ये और ये मान लो ये इंटरसेक्ट कर रही है 2,5 पे। अगर आप ध्यान से देखो ना तो बिल्कुल एक्स और वाई एक्सिस वाला खेल चल रहा है, एक्स में सेकंड कोऑर्डिनेट, वाई में 5th कोऑर्डिनेट, 2,5, ठीक है। तो वही नॉर्थ साउथ को वाई मान लिया और ईस्ट वेस्ट को एक्स मान लिया। देन वी कॉल दिस इंटरसेक्शन 2,5, ठीक है। यूज दिस कन्वेंशन, फाइंड हाउ मेनी स्ट्रीट इंटरसेक्ट कैन बी रेफर टू एज 4,3। अब 4,3 कैसे होगा, 1 2 3 4, ये 4th होगा और 3 में 1 2 3, ये 4,3, और हाउ मेनी रेफर टू एज 3,4, 1 2 3 1 2 3 4, ये तो कह रहा है बताओ कितनी स्ट्रीट को हम 3,4 इंटरसेक्शन कह सकते हैं, 1 2, तो यहाँ पे 2 स्ट्रीट्स हो गई, और ऐसी 1 2 यहाँ पे भी 2 स्ट्रीट्स हो गई। तो क्या दे रखा है, हाउ मेनी स्ट्रीट इंटरसेक्शंस कैन बी रेफर टू एज, अच्छा हाउ मेनी स्ट्रीट इंटरसेक्शन यानी ऐसे कितने इंटरसेक्शन पॉइंट है जिसको हम 4,3 बोल सकते हैं। एक ही तो है 4,3, एक ही तो होगा, और दूसरा 3,4 दूसरा होगा, है ना। मतलब मैं क्या कह रही हूँ कि हाउ मेनी इंटरसेक्शंस आर देयर जिसे हम 4,3 कह सकते हैं, ओनली 1। इसका आंसर तो बनेगा क्योंकि 4,3 आप पूरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में बस ऐसे तो कहते हो, और किसे कह सकते हो, और ऐसे 3,1 का भी आंसर, 3,4 का आंसर भी 1, तो दोनों का आंसर 1 है, ठीक है। समझ नहीं आएगा दोबारा कमेंट में पूछ लेना करना है तो, वरना पीछे करके देख लो, आ जाना चाहिए समझ, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन ये हो सकता है कि दीदी जब आपने कहा कि रन पैरेलल, जब आपने ये कहा कि कोई भी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में पैरेलल भाग रही है, तो आपने जो कहा 1 2 आपने ऐसे क्यों गिना, आप ऐसे भी से कह सकते थे 1 2, ये भी तो कह सकते थे। पर देखो जिसको कोऑर्डिनेट सिस्टम की नॉलेज आ गई ना, उसे तो ये बात पता ही होगी कि उन्होंने भी 2,5 लिखा है, यानी वो पॉजिटिव रीजन की बात कर रहे हैं, तभी 2 पॉजिटिव आएगा। अगर मैं इस डायरेक्शन में लूँगी यहाँ पे -2,5 आ जाता, ठीक है। बस इतनी बात ध्यान रख लो। कोऑर्डिनेट सिस्टम का पूरा मतलब कार्टेशियन प्लेन या कोऑर्डिनेट प्लेन को इमेजिन करते हुए करो, पूरा क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। 14 क्वेश्चन भी हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करें। 15th question says a computer graphic programs displays image on a rectangular screen whose coordinate has the origin at the bottom left corner, ठीक है। अच्छा कुछ भी नहीं आया, वही क्वेश्चन है। आपको दिया है मान लो कि एक
कंप्यूटर की स्क्रीन है, ये कंप्यूटर की स्क्रीन है जिसमें उसका लेफ़्ट बॉटम कॉर्नर, लेफ़्ट में बॉटम कॉर्नर यानी ये इसे ओरिजिन मान लिया गया है, ठीक है। अब आपको दिया है कि ये जो स्क्रीन है ये 800 पिक्सल्स और वाइड है, 800 पिक्सल्स वाइड यानी ये चौड़ाई होती है, तो ये 800 पिक्सल यानी 800 कोऑर्डिनेट मान लो, ये 800,0 एक्स एक्सिस मान लो, इसे एक्स एक्सिस मान लो, इसे वाई एक्सिस मान लो। तो कहा है कि ये 800 पिक्सल्स तक जा रही है यानी 800 कोऑर्डिनेट तक जा रही है। वाइड का मतलब चौड़ाई होती है और लंबाई यहाँ पे कितनी जा रही है 600 यानी ये यहाँ तक जा रही है सिर्फ 0,600 तक। अब आपको दिया है कि कोई भी आपको 2 पॉइंट्स दिए, पहला पॉइंट 100,150 और दूसरा 250,230। अब आपको एक सेकेंड क्या दिया है कि अ सर्कुलर आइकन ऑफ रेडियस 80 इज ड्रॉन विद सेंटर एट दिस एंड दिस आइकन ऑफ रेडियस 100। अच्छा, इसका 80 इसका 100 बनाया। अब आपको ये कहा है कि अब यहाँ पे हम लोग कंप्यूटर स्क्रीन पे तो आपको पता है ना, यहाँ कोई ना कोई आइकन होता है, जैसे दिस पीसी हो गया, क्रोम हो गया वगैरह वगैरह, ठीक है। तो क्रोम की शेप क्या होती है, क्रोम की सर्कुलर शेप होती है, दिस पीसी की कंप्यूटर की शेप होती है ना। तो ऐसी वो कहा है कि एक सर्कुलर आइकन है, एक जैसे ये सर्कल है, तो इस सर्कल में ये इसका सर्कल, इसका सेंटर हुआ है सर्कल का, तो ये सर्कल का कोऑर्डिनेट कहाँ जा रहा है, ये कोऑर्डिनेट भी तो लिख ही सकते हो कंप्यूटर स्क्रीन के रिस्पेक्ट में। तो ऐसे ही कहा है कि मान लो एक वो है सर्कुलर आइकन है जिसका सेंटर ए वाला पहले 100,150 यानी 100,150 मान लो यहाँ पे, ठीक है। तो दे रखा है 100,150 है जिसका रेडियस 80 है। रेडियस 80 का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे ये डिस्टेंस 100 है, अगर 80 का हुआ यानी हर डायरेक्शन में एक 80 रेडियस वाला वो होगा। अरे यार एक बारी में होता ही नहीं है, ए पॉइंट सेंटर है और हर डायरेक्शन में 80 रेडियस का वो होगा, सर्कल होगा, मतलब सर्कल का रेडियस ही 80 दे रखा है। तो ये दे रखा है कि सेंटर 100,150 है यानी एक्स डायरेक्शन में आपको इधर और 80 चलना पड़ेगा इस वाले पॉइंट पे पहुंचने के सर्कल के, तो यानी 180 और 80 और पीछे जाना पड़ेगा। तो 100 में से 80 पीछे जाओगे कितना बचेगा 20, तो ये 20,150 हो जाएगा क्योंकि स्ट्रेट लाइन तो 150 होगा वाई कोऑर्डिनेट। ऐसी आप एक्स में भी ये करोगे कि यहाँ से 80 नीचे जाओगे तो 150, यहाँ पे 150 था, 150 से 80 गए तो बचा 70, तो 100,70 ये 100 यहाँ पे है, ठीक है। और ये वाला पॉइंट हो जाएगा 100,150 में आप 80 ऐड कर दोगे विच इज़ 230, ठीक है। अब आपको क्या दिया है कि डिटरमाइन वेदर एनी पार्ट ऑफ ईदर सर्कल लाइज आउटसाइड द स्क्रीन। अब आपको दिया है, अब देखो यहाँ पे ये डिस्टेंस ऊपर सबसे ऊपर 230 तक जा रहा है और मैक्सिमम लिमिट क्या है 600। तो इतनी बात है ना कि ये वाला पॉइंट जो है ये नीचे स्क्रीन के ऊपर नहीं जा रहा होगा, इस वाली साइड से तो नीचे होगा। और ऐसे ही यहाँ पे बॉटम पॉइंट 70 तक जा रहा है, तो 70 और यहाँ पे 0 है, तो यानी ये वाला पॉइंट जो होगा वो स्क्रीन से ऊपर होगा। ऐसे इधर ये भी अंदर होगा, ये भी अंदर होगा। ये क्या मतलब 80 रेडियस का एक इस सर्कल का क्या एक भी पॉइंट है वो स्क्रीन के बाहर जा रहा है। अगर ये ज़्यादा ही बड़ा होता तो ऐसा होता कि स्क्रीन ये रही और ये ऐसे बनता सर्कल, ये वाला पार्ट स्क्रीन के बाहर ही चल जाता तो आपको दिखता नहीं। पर एक्चुअल में यहाँ पे जब आपने डिस्टेंस कंपेयर किया कि आपने सेंटर में हर जगह 80 ऐड करके देखा तो आपने देखा कि ऊपर भी साइड में भी हर जगह पूरा सर्कल आ पा रहा है इसके अंदर, तो इसका एक भी पॉइंट बाहर की तरफ लाई नहीं करता है। ऐसे ही आपको इस वाले बी पॉइंट के लिए डिस्टेंस मतलब कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो ए पॉइंट तो मैंने आपको करवा दिया, अब आप बी वाला कैलकुलेट करके खुद देखोगे कि होगा या नहीं होगा, ठीक है। कुछ सेकेंड पार्ट भी पूछा है शायद। अच्छा अब पूछा है ये बताओ कि दोनों सर्कल इंटरसेक्ट करते हैं या नहीं करते। रुको मैं इधर ही बताती हूँ। 250 और 230 वाला कहाँ बनेगा, 250 और 230 का यहाँ होगा मान लो। अगर 250 और 230 है, अब आपको दे रखा था 100 वाला, तो यहाँ से 100 नीचे जाओगे तो 130 पे आएगा। अब 250 से 100 पीछे जाओगे तो 150 आएगा, है ना। हाँ ओके, और 80 जाओगे 150। अच्छा अब देखो रुको मैं क्लियर बनाती हूँ। अब देखो सेकंड पार्ट क्या कह रहा है। अब सेकंड पार्ट में बी पार्ट का कैलकुलेट कर लेना, स्क्रीन से बाहर जा रहा है या नहीं जा रहा, पर मैं आपको इतना बता रही हूँ कि ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे या नहीं करेंगे। अब मान लो यहाँ 100 है, यहाँ मान लो 200 है, यहाँ मान लो 300 है, तो यहाँ तो हो गया आपका 250, यहाँ पे हो गया आपका 150, यहाँ पे मान लो 100, 200,
300, तो यहाँ कहीं होगा 230 है ना। हाँ, तो अब आपको पहला दे रहेगा 100, 150 पे जाओ। 100, 150 पे ये 80 यूनिट्स का एक सर्कल है, और 200, 250, 230 पे भी एक 100 यूनिट्स का है, ठीक है। अब यहाँ से 80 अगर पीछे जाओगे तो 80 पीछे जाने में, एक सेकेंड, यही है ना 100, 150, हाँ, यहाँ 20 पे आएगा, वापस यहाँ पे पॉइंट 20 पे आएगा, और यहाँ से 180 तक जाएगा। 180 यानी यहाँ कहीं आएगा 180। वेट अ सेकेंड, मैंने काफ़ी दूर ड्रॉ कर दिया, इतना भी दूर नहीं होगा, यहाँ पे मान लो कहीं 180, ठीक है। तो ये एक सर्कल होगा, और ऊपर नीचे बात करें तो 150 के 80 प्लस करोगे तो 230 जाएगा, आई गेस, है ना, 230। और यहाँ पे नीचे भी आप 150 से 80 माइनस करोगे तो 70 आएगा, यानी आपका ये वाला सर्कल कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है। ऐसे अब आप इस वाले, ये ए सर्कल हो गया। बी सर्कल की बात करो तो बी में ये वाला जो 100 यूनिट्स का है, तो आप 250 से 100 यूनिट्स पीछे जाओगे, 150 पे रुकोगे, 150 पे यानी रुको यहाँ कहीं 150 पे यहाँ रुकोगे, और यहाँ से 150 आगे कहीं जाओगे, और यहाँ नीचे कहीं 150 की बात करो, 230 माइनस 150 करोगे तो 80 बचेगा, तो आप यहाँ कहीं आ जाओगे, आसपास, इसके आसपास ही आ जाओगे यहाँ पे। तो अब ये सर्कल जब ऐसे बनेगा और ये ऊपर, तो एक्चुअल में देखा जाए ये मैंने रफली ड्रॉ करा, देखा हो तो मैंने सर्कल रफली ड्रॉ करा है डिस्टेंस यूज़ करके। तो आप इस डिस्टेंस को यूज़ करके ये सर्कल ड्रॉ करो, और आपको दिख जाएगा कि ये ए सर्कल और बी सर्कल एक्चुअल में 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो येस, दीज 2 सर्कल इंटरसेक्ट एंड एट 2 पॉइंट्स, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विच इज़ द लास्ट क्वेश्चन, 16th क्वेश्चन। Now 16th question says, plot the points this in the coordinate plane is ABCD square. Can you explain why? What is the area of the square? अरे बहुत ईजी है। अब देखो मैं इसका हिंट दे रही हूँ, मैं करवाऊँगी नहीं, आप कोऑर्डिनेट्स में प्लॉट कर दो ABCD, कोई भी 4 पॉइंट्स जो दे रखे हैं उन्हें प्लॉट करो और फिर उनको ज्वाइन करो, ठीक है। ओहो, गलत ज्वाइन कर दिया। तो अभी स्क्वायर ज्वाइन कर दिया मैंने, मान लो कैसे भी आ गए ABCD पॉइंट, हो सकता है ऐसे प्लॉट कर रहे हो, ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे, तो हो सकता है कोई स्क्वायर ऐसे आ रहा हो, तो जैसे भी स्क्वायर आ रहा है प्लॉट करो। मेन थिंग क्या है, आप पहले निकालोगे चारों साइड्स का डिस्टेंस निकालो। तो पहले तो 4 साइड्स का डिस्टेंस निकालो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। अगर ये दोनों इक्वल आ गए, पहली चीज़, रुको अभी मैं तो बता रही हूँ। दूसरा, इन डायगनल्स की लेंथ निकालो। डायगनल्स की लेंथ यहाँ ना मतलब कि जैसे अगर है ABCD दे रखा है ना अगर आपको स्क्वायर, तो जो डायगनल्स होंगे वो क्या होता है AC और BD, है ना। फिर आप डायगनल्स की लेंथ निकालो, डायगनल्स की लेंथ निकालो। अगर चारों साइड यानी AB, कौन कौन सी लेंथ निकालनी है, AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू CD इक्वल्स टू DA आ जाए, पहली कंडीशन ये। और दूसरी कंडीशन, अगर AC इक्वल्स टू BD यानी डायगनल्स, ये 2 कंडीशन फुलफिल हो जाए। अगर चारों साइड की लेंथ इक्वल आ जाए और डायगनल्स की लेंथ इक्वल आ जाए बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, तो आप कह सकते हो कि येस ये एक स्क्वायर है। और अगर आपको स्क्वायर का एरिया निकालना है तो आप चारों साइड में से किसी की भी लेंथ निकाल लो, क्योंकि स्क्वायर है, चारों साइड्स इक्वल होंगी। मान लो आपने AB लेंथ निकाल ली, तो बस स्क्वायर क्या होता है, किसी भी साइड का स्क्वायर। तो AB की जो अगर लेंथ मान लो L है, तो L का स्क्वायर ही हो जाएगा इस स्क्वायर का एरिया। बस यही क्वेश्चन था। अब बस आके कुछ है तो नहीं। कैन यू एक्सप्लेन वाई, कैन यू एक्सप्लेन वाई में यही लिखोगे कि चारों साइड्स इक्वल हैं, डायगोनल इक्वल है, इसलिए ये स्क्वायर है। इस ABCD स्क्वायर येस। व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द स्क्वायर, L स्क्वायर, मतलब जो भी लेंथ आएगी साइड की, ठीक है। बाकी आई गेस इस क्वेश्चन में कुछ नहीं पूछा है। बाकी चैप्टर की समरी आप पढ़ सकते हो फॉर द ब्रीफ कि पूरे चैप्टर में क्या बताया है। दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर। मैंने आपका ये चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट करवा दिया है। नाउ आई विल मीट यू विद द चैप्टर नंबर 2। टिल देन बाय बाय एंड ऑल द वेरी बेस्ट। पढ़ते रहो, खुश रहो और हेल्दी रहो और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। बाय बाय।